वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मोमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम एक लड़के का सीन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और वो इधर उधर कमरे में घूम रहा था। और लेकिन वो फिर से तसल्ली करने के लिए आईने की ओर जाता है और वो अपने चेहरे को देखता है और वो कहता है कि चेहरा तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, नाम भी मित्सुओ ही है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? और देखते हैं कि हुआ क्या था। असल में वो जब परमैन का काम करके घर पे वापस आया था तब अपने परमैन का सामान वापस रख लिया था और शांति से बिस्तर पे बैठा हुआ था। और धीरे धीरे करके रात हो जाती है और रात का खाना खाने के बाद वो लेटने के लिए जा रहा था बिस्तर पे। तभी उसको आसमान में एक लाइट चमकती हुई दिखती है और वो उसको देखने के लिए परमैन का सूट पहन के वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक गोला रखा हुआ था। उसको नहीं पता था कि वो गोला क्या था, लेकिन उसने आसपास की जगह को तबाह करके रख दिया था। और जैसे ही वो उस गोले के पास जाता है, उसको टच करता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि अचानक जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो इस दुनिया में था और यहाँ पे मित्सुओ की बॉडी के अंदर था। और वो जिस दुनिया के अंदर था ना, यहाँ पे परमैन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी और इस प्लेनेट का नाम था ब्लू स्टार प्लेनेट। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वो जिस बॉडी के अंदर आया था ना, वो बॉडी भी मित्सुओ जैसी ही थी। उस बॉडी के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं था और उसका नाम भी मित्सुओ ही था। ये बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंसेस वाली बात थी। ऐसा तो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि उसने एक गोले को टच किया और वो दूसरी दुनिया में आ गया, और वो भी उसी बॉडी के अंदर आ गया जैसी उसकी पृथ्वी पे बॉडी थी। और साथ ही साथ उसका नाम भी मित्सुओ था। और साथ ही साथ इस दुनिया के अंदर कुछ अजीब था। यहाँ की जो एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा ही अलग था पृथ्वी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी थी पृथ्वी के मुकाबले। और साथ ही साथ यहाँ के एनवायरनमेंट में अपना अलग ही दबाव था जो कि प्रेशर बना रहा था। भले ही वो इस मित्सुओ वाली बॉडी के अंदर था तब भी, क्योंकि ये जो मित्सुओ वाली बॉडी थी ना, वो उसके पृथ्वी वाले मित्सुओ वाली बॉडी से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी जो है ना, वो उसके परमैन वाले अवतार से भी ज़्यादा मजबूत है। परमैन वाला अवतार बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी जो ताकत है ना, वो नॉर्मल इंसान से 6667 गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये वाली जो बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है। उसके पृथ्वी वाले जो मित्सुओ की बॉडी है ना, उससे कम से कम 20 से 30 गुना ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन पता नहीं अचानक क्या होता है कि उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो दर्द क्यों हो रहा है। इस दुनिया में आए उसके 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसको सिर में दर्द शुरू हो चुका था। और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। और कुछ टाइम बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है वो, और समझने लगता है कि इस दुनिया के बारे में। असल में ये जो दुनिया है ना, इसका नाम ब्लू स्टार प्लेनेट है। और इस दुनिया के अंदर 100 साल पहले एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड आके गिरा था, और उसकी वजह से पता नहीं इस दुनिया में क्या हुआ कि जो सबसे पहले जानवर थे ना, वो इवॉल्व करने लग चुके थे। वो नॉर्मल जानवर से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। उसके ऊपर गोलियां मारो तब भी काम नहीं करती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते गए। उसके बाद तो उनके ऊपर ना ही मिसाइलों का कुछ फ़र्क पड़ा और ना ही किसी और वेपन का। लेकिन अभी भी इंसानों के पास एक होप थी, न्यूक्लियर वेपन की। लेकिन वो इंसिडेंट जब हुआ तब इंसानों की सारी होप चली जा चुकी थी। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो इंसानियत को बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि जो फेरॉन नाम का जानवर था ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उस फेरॉन नाम के जानवर को कैसे रोके। असल में जो इंसान थे ना, उन्होंने सारे बिष्टों को नाम दे दिया था। असल में जो ताकतवर बिष्ट थे ना, उनको नाम दे दिया था ताकि उनको पहचाना जा सके। और वो जो फेरॉन नाम का जानवर था ना, वो अभी के टाइम पे इंसानों ने जो लेवल डिसाइड किए थे ना, उसके हिसाब से किंग टीयर पर था। और पता नहीं उसके अंदर कुछ अजीब ही म्यूटेशन हो रहा था और इंसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो उसके पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसके गार्ड बहुत सारे बीस्ट कर रहे थे। उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे बीस्ट आगे आ चुके थे, यहाँ तक कि उनमें से कुछ किंग टीयर के भी बीस्ट थे और इंसान जा भी नहीं सकते थे। और इंसानों के पास एक आखिरी होप थी न्यूक्लियर वेपन की। लेकिन ये कोई आसान मामला नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को चलाना यानी रेडिएशन को फैलाना था। क्योंकि एक बार अगर रेडिएशन फैल गया और कुछ अनहोनी हो चुकी तो ये दुनिया भी ख़त्म हो सकती थी। इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा हिचक रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे करके ताकतवर बनता जा रहा था वो बीस्ट। अब वक्त आ चुका है इंसानों के सबसे पावरफुल हथियार का इस्तेमाल करने का, न्यूक्लियर वेपन का। और उन्होंने सोचा कि क्या सच में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो पावरफुल लीडर्स थे, उन्होंने फिर सारे लीडर्स ने मिल के बैठ के डिसाइड किया कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तो करना ही होगा वरना इंसानियत खतरे में आ सकती है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और सारे लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उनको डर सबसे बड़ा ये था कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो रेडिएशन से इंसानों को भी खतरा हो सकता है। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ढूंढा था और उन्होंने रेडिएशन से बाहर निकलने के बारे में भी ढूंढ लिया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा वक्त लगने वाला था। इसलिए इंसानों को उन्होंने अलग जगह पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त ज़्यादा इंसान बचे नहीं थे क्योंकि उन बिष्टों की वजह से बहुत सारे इंसान की जान चली जा चुकी थी। इस वजह से जो बाकी बचे हुए इंसान थे ना, कम से कम 1.5 करोड़ लोग जिंदा बचे थे। और फिर सबसे ज़्यादा ताकतवर लीडर्स ने कहा कि हमें अब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पहले हमने सारे इंसानों को सबसे सेफ जगह पे ले जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड जगह पे। और जो उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर बना के रखे थे ना, उसी के अंदर सारे इंसानों को भेज दिया गया। बिष्टों को पता नहीं था कि ये इंसान कर क्या रहे थे, लेकिन वो लोग उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले क्योंकि वो लोग अपने किंग की रक्षा कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे किंग टीयर बिस्ट थे जो कि उस वाले किंग टीयर बिस्ट की रक्षा कर रहे थे। और फिर वक्त आ चुका था न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने का, क्योंकि सारे इंसान सेफ जगह पे शिफ्ट हो चुके थे। और जैसे ही वो लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते, सारे इंसान बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि उनको पता था कि न्यूक्लियर वेपन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और गाइस, यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन है ना, उसकी जगह तुम्बा वेपन कहा गया है। और गाइस, जो मैंने 100 साल बोला था ना गाइस, ये 1000 साल पहले की बात है। और अब देखते हैं हम, जो किंग टीयर बिस्ट थे ना, उनको सेंस हो जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है क्योंकि उनकी ताकत बढ़ने के साथ साथ उनकी सेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उनको ये नहीं पता था कि कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता था कि कोई ना कोई खतरा ज़रूर आने वाला है। इसलिए जो बाकी के किंग टीयर बिस्ट थे ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि वो खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था उनको। इसलिए वहाँ पे कुल 5 किंग टीयर बिस्ट थे, जिसमें से एक इवॉल्व हो रहा था और बाकी के 4 उसको गार्ड कर रहे थे। उनमें से 2 किंग टीयर बिस्ट आगे आते हैं और वो लोग अपनी जान ले लेते हैं। और जो अपनी एनर्जी है ना, वो उस वाले किंग टीयर बिस्ट को दे देते हैं, जिसके कारण वो जल्दी इवॉल्व हो सके। और वो किंग टीयर बिस्ट भी जल्दी इवॉल्व होने लगता है। और जो न्यूक्लियर वेपन्स थे ना, उसको चलाने का वक्त आ चुका था। और यहाँ पे इंसानों के कंट्रोल रूम में वो लोग देखते हैं कि जिस किंग टीयर बिस्ट के ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे थे ना, उसका एनर्जी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा था। असल में इंसानों को ये नहीं पता था कि कौन सा बिस्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने सारे बिस्टों को एक ही इस तरह से डिसाइड किया था कि उनकी एनर्जी के लेवल के हिसाब से हम उनको बांटेंगे और उसी के हिसाब से हम उनका रैंक करेंगे कि वो कौन सा बिस्ट कितना ताकतवर है। और उनको ये नहीं पता था कि ये एनर्जी क्या है, लेकिन उन्होंने इतने सालों में कम से कम 5 साल लगा के उस एनर्जी पे रिसर्च किया। तब उनको पता चला कि ये एनर्जी थोड़ी अजीब है और ये जो नॉर्मल एनर्जी है ना, जो हमें खाने से मिलती है, ये उससे ज़्यादा ताकतवर एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ना, उसको फियांग एनर्जी उन्होंने नाम दिया था। जैसे रेडिएशन को ट्रैक करने वाला एक सिस्टम था ना, वैसे उन्होंने फियांग एनर्जी को ट्रैक करने वाला एक सिस्टम बना दिया, जिसकी वजह से वो लोग समझ सके कि कौन सा बिस्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है। और उन्होंने जैसे ही उस किंग टीयर बिस्ट जो इवॉल्व हो रहा था ना, उसके बारे में देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा था। और इंसानों ने एक वक्त भी नहीं गंवाया और कहा कि जल्दी से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च किया जाए, यानी तुम्बा वेपन को लॉन्च किया जाए। और तुम्बा वेपन को जैसे ही लॉन्च किया जाता है ना, सारे इंसानों के जो सांसें थी ना, वो थम सी जा चुकी थी क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त जैसा लग रहा था। क्योंकि अगर इसने काम नहीं किया तो समझ लेना कि इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। और उनको नहीं पता था कि क्या हुआ। और अचानक एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है जैसे ही तुम्बा वेपन ब्लास्ट करता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती पे एक छोटा सा सूरज उगाया हो और वो बहुत ज़्यादा चमक मार रहा था और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आने लगी थी। आसपास की सारी जगह तबाह हो चुकी थी। और वो जो किंग टीयर बिस्ट इवॉल्व कर रहा था ना, उसने भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ एनर्जी को महसूस किया था और वो अपनी एनर्जी के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकता था और उसने बहुत ज़्यादा तेज़ कर भी लिया था। और जो बाकी के जो 2 किंग टीयर बिस्ट बचे हुए थे ना, उन दोनों ने भी अपनी जान दे दी थी ताकि उस किंग टीयर बिस्ट को जल्दी से इवॉल्व कर सके। और वो जो किंग टीयर बिस्ट था ना, वो जल्दी से इवॉल्व होने लगा था। और जैसे ही वो इवॉल्व हो रहा था ना, उसने अपने आसपास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बैरियर बना दिया था। लेकिन जो तुम्बा वेपन था ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसके कारण जो आसपास के बीस्ट थे ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मर चुके थे, एक झटके में ही ख़त्म हो चुके थे। और जो आसपास की जगह थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो चुकी थी। और साथ ही साथ वो जो किंग टीयर बीस्ट था ना,
उसका एनर्जी का बैरियर चकनाचूर हो जाता है उस तोम्बा वेपन के कारण, और वो भी बहुत ज़्यादा दूर जाने लगता है तेज़ी से। लेकिन ये तोम्बा वेपन था, ये कोई आसान बिल्कुल भी नहीं था, और उसने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी, एनर्जी पूरी की पूरी जला दी। लेकिन फिर भी वो जो तुम्बा वेपन था ना, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और उस बिस्ट को लगा था कि वो मरने ही वाला था। लेकिन वो अपनी आसपास कुछ अजीब सा महसूस करता था, क्योंकि उसकी चमड़ी पहले ही उतनी मजबूत हो चुकी थी कि ये मामूली हीट वेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन ये तोम्बा वेपन था, उसके ब्लास्ट होते ही उसका जो टेम्परेचर था ना, वो 3000 सेल्सियस तक चला जाता है। इस वजह से उसकी जो टेम्परेचर सहने की ताकत थी ना, उसको लिमिट को पार कर चुका था। लेकिन फिर भी वो जो बिस्ट था ना, वो कुछ अजीब महसूस करता है। उस बिस्ट को कुछ अजीब सा कुछ लग रहा था, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और कुछ अचानक अप्रत्याशित होता है। और सारे इंसान जो देख रहे थे ना, उनको लगा था कि तुम्बा वेपन के कारण वो बिस्ट ख़त्म हो चुका था, और वो लोग खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन तभी कंट्रोल रूम के अंदर से एक एनर्जी फ्लक्चुएशन का नोटिफिकेशन आता है, और जो कंट्रोल रूम में गार्ड करने वाले लोग थे ना, वो उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, और वो लोग देखते हैं कि वो जो एनर्जी फ्लक्चुएशन था ना, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उस किंग टियर बिस्ट की ताकत को भी पार कर चुका था। एनर्जी का फ्लक्चुएशन कम से कम 1 करोड़ तक जा चुका था। और वो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो बिस्ट मरा नहीं है क्या अभी तक। और उनकी आखिरी होप भी जा चुकी थी, क्योंकि तोम्बा वेपन उनके पास सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन था। लेकिन वो लोग उस जो बीस्ट था ना, उसको बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में देखते हैं। लेकिन फिर भी उसका एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था। अगर कोई इंसान उसके पास भी गया ना, तो उसके सिर्फ प्रेशर से ही वो ख़त्म हो सकता था। और किंग टियर बीस्ट ही इतने ज़्यादा ताकतवर थे, और किंग टियर के नीचे के बीस्ट भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जिसके पास इंसान जा ही नहीं सकते थे। अगर इंसान अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार जो अभी तक उन्होंने बनाया था ना, जो कि एक आर्मर था, उन्होंने बिस्टों पे रिसर्च करके ये आर्मर बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बिस्टों को मारने के बाद ये आर्मर बना था। और साथ ही साथ उस आर्मर को पहन के भी गया ना कोई उस बिस्ट के पास, तो उस बिस्ट के सिर्फ प्रेशर से ही वो ख़त्म हो सकता था पूरी तरह से। और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बिस्ट का करे तो करे क्या अब। लेकिन वो जख्मी हालत में था और हिल डुल नहीं सकता था, इसलिए इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा राहत की बात थी। लेकिन तब तक जब तक वो बीस्ट कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता। जब वो बीस्ट कम्प्लीटली हील हो जाएगा ना, तब ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और फिर इंसानों ने अपने सबसे आखिरी हथियार हाइड्रोजन वेपन का भी इस्तेमाल करने के बारे में सोच लिया था, यानी टोम्बा 2 वेपन का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच लिया था। ये जो टोम्बा 2 वेपन है ना, वो टोम्बा 1 वेपन से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस वजह से उनको कोई चिंता थी ही नहीं, और उन्होंने उस वेपन का इस्तेमाल कर ही दिया। लेकिन सबसे बड़ा डर उनको ये लग रहा था कि अगर इन्होंने टोम्बा 2 वेपन का इस्तेमाल किया और वो बीस्ट इससे भी इवॉल्व हो गया, या फिर इससे भी कैसे भी करके बच गया, तो फिर इंसानियत ख़त्म थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा जख्मी था, और साथ ही साथ वो इतनी सारी एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। इस वजह से उस बीट का मरना तय ही था, और ऐसा ही होता है। जैसे ही हाइड्रोजन वेपन या फिर कहो तो टोम्बा 2 वेपन उसके ऊपर गिरता है ना, वैसे ही वो बीस्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। लेकिन इंसानों के लिए ये चीज़ एंड नहीं थी। आने वाली चीज़ जो थी ना, वो इंसानों के लिए एक वरदान थी या फिर एक श्राप थी, वो बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि इंसान अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे, और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं, कुल 5 साल बाद, और भी बहुत सारे बिस्ट धीरे धीरे करके ताकतवर बन रहे थे, और एक और किंग टियर बिस्ट बन चुका था। लेकिन वो इंसानों की बस्ती में बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि उनको पता था कि पहले के किंग टियर बिस्ट के साथ क्या हुआ था। लेकिन वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था इंसानों से। अगर इंसान उनको उकसाते हैं तो वो अपनी जान की बाजी लगा लेगा, लेकिन इंसानों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जो इंसान थे ना, उनके साथ भी कुछ अजीब सा होने लगा था। वो भी कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहे थे, जो कि उनको पहले से ज़्यादा ताकतवर बना रही थी। फिर इंसानों ने भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होना शुरू कर दिया, और जो इंसानों थे ना, उन्होंने अपने इवोल्यूशन का भी अलग लेवल रखा, और बिस्टों का भी अलग लेवल रखा। जो इंसानों के शुरुआत के लेवल थे ना, वो थे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एलिट टियर, किंग टियर, एम्परर टियर, ओवरलॉर्ड टियर, लेजेंडरी टियर एंड मिथिकल टियर। सिर्फ इतने टियर पे उन्होंने अपना नाम रखा था। और ये जो नाम थे ना, वो भी ऐसे वैसे नहीं रखे गए थे, बहुत सारी रिसर्च के बाद ये सारे नाम रखे गए थे। उसके बाद बहुत सारी मार्शल आर्ट्स भी आई, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक भी आई लड़ाई करने की, जैसे स्वॉर्डमैनशिप, नाइफ का इस्तेमाल करना, और भी बहुत सारे वेपन का अच्छे से इस्तेमाल करना उन्होंने सीख लिया था।
और वो अभी भी गन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन गन के अंदर वो लोग फियांग एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट कर दी थी, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे अभी के टाइम पे इंसान, और उसके दिमाग में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी। और वो लोग वो जैसे ही उठता है वो पसीने से लथपथ था और कहता है कि ये सब कुछ क्या था, आखिर मैं किस दुनिया में आ चुका हूँ, यहाँ के लोग इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं मुझे। और फिर उसके टेबल के सामने एक गोला आ जाता है और वो उस गोले को देखने लगता है और वो कहता है कि इसी गोले की वजह से तो मैं इस दुनिया के अंदर आया था ना। और वो उस गोले के पास जाता है और जैसे वो उस गोले को टच करता है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। और वो चीज़ जो महसूस हुई थी ना वो सिर्फ कुछ ही टाइम तक थी, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। उसको नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन वो जो गोला था ना उसके ऊपर टाइमर चलने लग चुका था। कुल 24 घंटे का उल्टा टाइमर चल रहा था। और वो जो गोला था ना उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि हर वक्त टाइम डबल होता जाएगा, अगर तुम सिल्वर लेवल तक नहीं पहुँचे तो ये टाइम डबल होता जाएगा वापस जाने का। और फिर वो कहता है कि वापस जाने का टाइम डबल होता जाएगा, वापस होने का टाइम डबल होता जाएगा, ये इसका क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और सिल्वर लेवल तक पहुंचना, अभी तक तो मैं ब्रोंज लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूँ, जहाँ तक इस होस्ट की मेमोरी से मुझे पता चला है तब। फिर नीचे से एक आवाज़ आती है और कहती है कि जल्दी करो मित्सु, क्या कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो चुका है, आज तो तुम्हारे स्कूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, आज तो तुम्हारी अवेकनिंग सेरेमनी है। फिर मित्सु को पता चलता है कि ये जो आवाज़ थी ना वो उसकी मॉम की थी, यानी इस दुनिया वाले उसकी मॉम की थी। और फिर वो नीचे चला जाता है और ब्रेकफास्ट व्रेकफास्ट करके वो लोग स्कूल के निकल जाता है। और स्कूल के अंदर उसके साथ साथ उसके मॉम डैड भी आए थे, क्योंकि आज उसकी स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट डे था। उसकी स्कूल का आज लास्ट डे था, उसके बाद उसकी हाई स्कूल का आज लास्ट डे था। उसके बाद वो जाने वाला था कॉलेज के अंदर, लेकिन उससे पहले उसकी अवेकनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद वो कॉलेज के अंदर जाने वाला था। और जैसे ही वो कॉलेज के अंदर जाने वाला था ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और कहता है कि इस दुनिया की कॉलेज कैसी होगी, क्योंकि आज तक मैं कभी कॉलेज में नहीं गया हूँ, क्योंकि अभी तक मैं तो सिर्फ स्कूल के अंदर ही पढ़ता हूँ, हाई स्कूल के अंदर भी मैं नहीं गया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था। और वो स्कूल के अंदर पहुंच जाते, जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंचते ना तो उनको बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। भले ही वो हाई स्कूल में थे लेकिन उनके पेरेंट्स भी उसके साथ इस वजह से आए थे ताकि वो अपने बच्चों का अवेकन रैंक देख सके। और जैसे मिस्सू स्कूल में जाता है ना, वहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का उसके पास आता है और कहता है कि है मिस्सू कैसा है। फिर मिस्सू कहता है कि मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। फिर वो कहता है कि यार मैं तो अभी घबराया हुआ हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि घबराए हुए, वो कैसे। फिर वो कहता है कि तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुम्हारे तो अच्छा ही रैंक आने वाला है, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा घबराहट है कि मेरा रैंक कैसे आएगा। अगर मेरा रैंक ई या एफ आया तो मैं तो गया। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि तुम इतने नेगेटिव क्यों सोचते हो, अच्छा सोचो, अच्छा रैंक आएगा तुम्हारा भी और मेरा भी अच्छा रैंक तो आने ही वाला है, क्योंकि मैं वैसे भी होनहार हूँ, क्योंकि मैंने वैसे भी सारे एक एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर किए। इस वजह से मेरा जो फिजिकल पावर है ना और मेंटल पावर वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा अवेकन रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। फिर जो राहुल होता है ना वो कहता है कि अवेकन रैंक उसके जो जीन है ना उसके साथ जुड़ा होता है और इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है कि मेंटल पावर और फिजिकल पावर। हाँ, वो उनको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देते हैं, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो ना तो उनको बहुत ही अच्छा रैंक देने में मदद कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक तो वो सिर्फ किस्मत पे ही डिपेंड करता है। फिर मिस्सो कहता है कि मैं किस्मत विस्मत में नहीं मानता हूँ, देखते हैं क्या होता है, मेरा रैंक कैसा आता है। और वो लोग जैसे ही जाते हैं वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड के सामने एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेज था जहाँ पे सारे टीचर्स बैठे हुए थे। और उस ग्राउंड के दूसरी साइड जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी जहाँ पे पेरेंट्स शांति से बैठ सके और अपने बच्चों को अवेकन पावर का रैंक देख सके। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन भी थी जिसके कारण उनके बच्चे भी साफ साफ देखे जा सके कि कौन सा बच्चा वहाँ पे स्टेज पे आया था। और स्टेज पे एक गोला रखा हुआ था जिसके ऊपर उनको हाथ रखना होता था। और वो जो गोला था ना वो उसके अंदर एनर्जी को भेजता है और उसके अंदर एनर्जी को भेजने के बाद उस बच्चे का रैंक डिसाइड करता है। उनमें से जो टीचर्स थे ना उनमें से जो प्रिंसिपल था वो आगे आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अवेकन रैंक क्या होता है। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाथ है बचपन से ही, इस वजह से उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है आसपास की चीज़ें। इस वजह से मैं उनको अवेकन रैंक के बारे में बता देता हूँ। अवेकन रैंक जो होते हैं ना वो एफ से लेके एस तक होते हैं और अब तक इतने ही रैंक पाए गए हैं। और जब से ज़्यादा ताकतवर जो रैंक था ना वो एस रैंक था और सबसे कमज़ोर रैंक एफ रैंक था। असल में ये जो रैंक होते हैं ना वो इसलिए डिसाइड किए जाते हैं कि जो हर एक इंसान होता है ना
उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत अलग अलग होती है, उसकी ताकत बढ़ाने की ताकत अलग अलग होती है, उसको आगे बढ़ने की ताकत अलग अलग होती है। कोई इंसान ब्रॉन्ज लेवल पर ही रुक जाता है तो कोई इंसान गोल्ड टीयर तक पहुंच सकता है। कोई इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है तो कोई इंसान धीरे धीरे प्रगति करने लगता है। वो हर एक इंसान की अलग डिसाइड होता है। इस वजह से इंसानों ने इन चीज़ को जांचने के लिए उन्होंने रैंक बनाए थे, एफ से लेके एस तक। और जो भी बच्चा बहुत ही अच्छा रैंक लाएगा ना, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी कॉलेज में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर भले तुमने जो पिछले जो एग्ज़ाम थे ना उसके अंदर अच्छा स्कोर ना भी किया हो ना, तो सिर्फ तुम्हारा रैंक अच्छा होने की वजह से तुम्हें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और फिर मित्सु भी इस चीज़ को समझने लगा था। और जैसे ही पहला बच्चा उस गोले पे रखता है ना अपना हाथ, तो उसका रैंक डी बताता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिला। मुझे लगा था कि मुझे ई रैंक मिलेगा, लेकिन मुझे डी रैंक मिला और कम से कम मैं एक अच्छी इस कॉलेज में तो जा पाऊंगा। और फिर वो प्रिंसिपल तालियां बजाने लगता है और बाकी के बहुत सारे बच्चे भी तालियां बजाने लगते हैं और पेरेंट्स भी तालियां बजा रहे थे। और धीरे धीरे करके एक एक बच्चे जाने लगता है, सी रैंक, डी रैंक, ई रैंक, एफ रैंक। और वो जो एफ रैंक और ई रैंक वाले बंदे थे ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि ई रैंक वाले बंदे को लग रहा था कि कम से कम उसका सी रैंक तो आना ही चाहिए था, क्योंकि उसने पिछले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था। लेकिन उसका जो रैंक आया था ना वो था ई रैंक। और उसको पता था कि अब उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं था कि वो आगे नहीं बढ़ सकता था, वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसकी जो प्रगति थी ना वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी बाकी के बच्चों के मुकाबले। वो जब सिल्वर रैंक पे पहुंचेगा ना, तब उसको पता नहीं था कि बाकी के बच्चे कहाँ तक पहुंच चुके होंगे। और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसको लग रहा था कि उसका जो एडमिशन है ना वो नॉर्मल किसी कॉलेज के अंदर होने वाला था। और जो एफ रैंक वाला बच्चा था ना, वो सच्ची में सदमे में जा चुका था, क्योंकि उसका एडमिशन कोई भी कॉलेज लेने के लिए तैयार ही नहीं होगी शायद से। अगर कोई कॉलेज उसकी एडमिशन को लेने के लिए तैयार हो चुकी होगी ना, तब भी उसको पता था कि उसका फ्यूचर अंधेरे में ही बीतने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी था और मिस्सो भी उसको दुख को समझ रहा था, क्योंकि वो भी अब सिर्फ बच्चा था। अभी वो हाई स्कूल के अंदर जरूर था, लेकिन वो इस शरीर के अंदर था। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में तो वो एक बच्चा ही था और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस बच्चे को देखकर। लेकिन फिर भी वो कुछ भी शांत रहता है, क्योंकि वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही बच्चे जाने लगे थे। वहाँ पे कुछ बच्चे खुश होते, कुछ बच्चे बस उनका रिएक्शन नॉर्मल होता, और कुछ बच्चों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा सदमे वाला होता, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। और फिर मिस्सू की बारी आ जाती है और मिस्सू स्टेज पे जाने लगता था। जैसे ही वो स्टेज पे जाता है ना, उसके जो मॉम डैड थे ना, उसकी धड़कनें धक धक होने लगती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे थे। असल में जो उनके पेरेंट्स थे ना, उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। और जो लड़के थे ना, दोनों के दोनों ही हाई स्कूल में थे। और जो दूसरा लड़का था ना, उसका नाम ध्रुव था, और जो दूसरा लड़का था ना उसका नाम मिस्सू था, और जो तीसरी लड़की थी ना उसका नाम स्नेहा था। और जो तीसरी लड़की थी ना वो तो अभी स्कूल में ही थी, लेकिन उसके जो बाकी के 2 बच्चे थे ना, वो अभी के टाइम पे हाई स्कूल के अंदर थे। और जैसे मिस्सू उसके अंदर अपना हाथ रखता है ना, उसका रैंक आता है डी। और जो बाकी के बच्चे थे ना वो उसको देखने लगते हैं, और उनको लग रहा था कि क्या मशीन के अंदर कोई ख़राबी हो सकती है। और प्रिंसिपल भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने मित्सुओ को देखा था एक बार। वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था और सारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था, लेकिन उसके बाद भी उसका जो रैंक था वो डी था। और मिस्सो भी हैरान था, लेकिन मिस्सो दुखी नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो कॉलेज में जा सकता था। लेकिन उस एफ रैंक वाले के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था, जितने भी एफ रैंक वाले बच्चे थे ना उनके साथ। और वो बहुत ज़्यादा खुशी से नीचे आने लगता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके जो दोनों पेरेंट्स थे ना वो दोनों के दोनों सी रैंक पे थे, और जो मिस्सो का रैंक था ना वो डी था। और उसका जो भाई था ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगा था और कहता है कि क्या भाई, तुम्हें क्या लगा, एग्ज़ाम में तुम्हारा रैंक अच्छा आने से तुम्हें क्या लगा है कि अवेकन रैंक भी तुम्हारा अच्छा होगा? सपने देख रहे हो क्या तुम? और ऐसा कह के उसकी बारी आती है और वो स्टेज पे जाने लगता है। और वो जैसे स्टेज पे उसका हाथ रखता है ना, उसका रैंक भी डी आता है। और उसके पेरेंट्स के दोनों के मुंह पे ना रोने या फिर ना हंसने वाले एक्सप्रेशन थे। उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनके दोनों बच्चों के जो रैंक है ना वो डी कैसे हो सकता है। और जो ध्रुव था ना वो भी स्टेज से नीचे आ जाता है। और इस बार मिस्सू ने भी उसको ताना मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करता है, और वो कहता है कि खुद डी रैंक लाने वाला बंदा दूसरों को कहता है कि वो डी रैंक लेके आया है। दूसरों को ताना मारने से पहले उसको खुद को सुधारने में ध्यान देना चाहिए कि उसका कौन सा रैंक आया है। और ध्रुव का जो चेहरा था ना वो पूरा लाल हो चुका था, और बाकी के सारे बच्चे जो थे ना वो हंसने लगे थे। और तभी एक आवाज़ आती है और कहती है कि सुमिरे तुम ऊपर आ जाओ। और हिमिस्सो ये सुन के हैरान हो चुका था।
सुमिर है, ये यहाँ पे क्या हो सकता है। और वो देखने लगता है और उसको देख के वो पूरी तरह से सदमे में जा चुका था, क्योंकि वो जो लड़की थी ना हूबहू सुमिरे जैसी लग रही थी। और वो कैसे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये ऐसा हो कैसे सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बिल्कुल भी मेरे स्कूल के बच्चे नहीं थे, ना ही कोई और किसी कैरेक्टर का था। और यहाँ पे जब मैं आया था तब बिल्कुल मेरी हूबहू शक्ल का लड़का जिसके अंदर मैं आया हूँ, और उसके अलावा उसका नाम भी बिल्कुल मित्सुओ था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की कि उसकी पृथ्वी का कोई भी दोस्त या कोई और उसके जैसा उसको यहाँ पे मिल जाए, या उसका नाम भी उसको यहाँ पे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अलग था सब कुछ। लेकिन ये सुमिरे, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर हमें लाने की किसी ने प्लानिंग की गई है। लेकिन हमें वहाँ से यहाँ तक लाने की कोई प्लानिंग कर सकता है तो वो इन बिष्टों को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, या फिर इन बिष्टों को कोई शांत क्यों नहीं कर देता। आखिरकार ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो गोला है तो है क्या, और उसके ऊपर वो टाइमर लिखा है, उस टाइम के बाद क्या होगा, क्या मैं पृथ्वी पे वापस चला जाऊँगा या कुछ और होने वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पहेली है वो तो बहुत ज़्यादा ही उलझती जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और गाइस बस वीडियो बस यहीं तक था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस जो मूवी का अगला पार्ट होने वाला है ना, वो गाइस 26 दिसंबर को आने वाला है, यानी 26 दिसंबर को आने वाला है, आज से 3 दिन बाद। और गाइस उसकी टाइमिंग भी आप लोग गाइस बता देना कमेंट में कि मैं कितने बजे लाऊँ उस पार्ट को। और रही बात इस जो मूवी है ना, ये गाइस आखिरी मूवी होने वाली है जो कि मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई भी मूवी नहीं लाने वाला हूँ। लेकिन गाइस दुखी मत होना, क्योंकि उसके अलावा जो कार्टून वर्ल्ड परमैन है ना, उस चैनल पे जो बाकी की स्टोरी बची हुई है ना, उसके लिए मैंने सुजल भाई से बात कर ली है। अभी के टाइम पे वो बिजी है, जब वो फ्री होते हैं ना तो उस स्टोरी के बारे में मुझे भेज देंगे और मैं उस स्टोरी को कंप्लीट कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इमोर्टल ऑडियो करके एक मेरी जो दूसरी चैनल है ना, उसके बारे में है लिंक, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर देना और गाइस उसको सपोर्ट करना, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलर वीडियो आने वाली है। और उसके अंदर जो है ना, जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मित्सो वाली नहीं है, वो पूरी तरह से अलग है। लेकिन गाइस वो जो स्टोरी है ना, क्या ही बताऊँ गाइस, मैं उसको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी लिखी है गाइस। और वो जो पर्सन है ना, वो भी मेरे दोस्त का ही एक दोस्त है जिसने वो स्टोरी लिखी है। वो एक प्रोफेशनल ऑफिशियल राइटर है, वो एक जिसने वो स्टोरी लिखी है, लेकिन उसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। उसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तक कहा था कि भाई मुझे दे दे वो स्टोरी, ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही मना करता रहा। लेकिन मेरे दोस्त की बात से उसने वो चीज़ में राज़ी हो चुका है कि वो उसको वो स्टोरी देगा। और गाइज़ वो जो स्टोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इमोर्टल ऑडियो के अंदर जाके आप लोग सुन सकते हैं। और उसका जो लिंक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।